हैं, कुछ यूरोप कंट्रीज में भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है फैक्ट्री एक्ट, कितने लोग डे टू डे यूज कर रहे हैं? डे टू डे में आपका फैक्ट्री एक्ट का है, कोई भी रूल्स यूज कर रहे हैं? स्टैट्यूटरी कंप्लायंस आप तो डेफिनेटली कर रहे हैं और कोई भी कर रहा है, ऐसा नहीं फैक्ट्री है कोई भी रूल आप फॉलो कर रहे हैं, कौन सा रूल? फैक्ट्री एक्ट सेक्शन 31 वगैरह सारे हाँ वो कर रहे हैं, टैक्स हो गया, प्रोफेसर एसेस का हो गया, परफेक्ट। मिनिमम वेजेस, बोनस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ, और एटलीस्ट एक्ट से फेमिलियर हैं। आपको मेरी बात बताऊं तो जब मैं प्रोडक्शन में था, ऑपरेशन में और सेफ्टी में ट्रांसफर हुआ था तो डर लगता था पढ़ के, समझ ही नहीं आता था, ये मुझसे डर लगता था कि क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा है। इतना मीनिंगफुल वर्ड्स होते थे और इतना हमारा ऑपरेशन वालों का दिमाग नहीं होता, सही बात होता सही है ना, जो है ऑपरेशन में हम तो फॉलो करते हैं जो बता रहे हैं वो, तो बड़ा डर लगता था। लेकिन जैसे धीरे धीरे करते गए तो पता चला कि ना वर्ड्स का मीनिंग है, हर एक वर्ड का मीनिंग है। जैसे शैल और शुड का आपको पता है क्या डिफरेंस है? अगर लीगली यूज करते हैं आप शैल और शुड, क्या डिफरेंस है? शैल इज मैंडेटरी, शुड इज रिकमेंडेड। हर एक लीगल में हर एक वर्ड का मीनिंग है, आपको समझने लगेंगे तो बहुत इजी लगेगा। अब तो मतलब कोई भी स्टैंडर्ड तो उसके बाद में तो जैसे कई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, शैल कंपनीज है या ड्यूपॉन्ट है, उनके ओवरऑल कंपनी का बोलो तो 800,000 स्टैंडर्ड होते हैं अलग अलग, हर एक सेफ्टी की बात करूँ और बाकी प्लांट की नहीं बात कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट के अलग है, प्रोसेस ऑपरेशन के अलग है, अलग अलग अच्छे स्टडीज के अलग अलग है। तो एक बार अब बेसिक समझ जाएंगे ना कोई भी एक्ट रूल्स को तो समझना इजी होता है। हर एक में पैटर्न सेम है, लिखने का कहने का तरीका सेम है, सिर्फ उसका एसेंस कैसे है हमें समझना है, एक बार वही समझना है आपको, फिर बहुत इजी हो जाता है। तो इसके कुछ एक दो क्वेरीज भी है तो वो लेकर में मेनली हम क्या करेंगे फैक्ट्री एक्ट पे डिस्कस करेंगे। और आपने सुना होगा अभी इंडिया लेवल पे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड भी आ गया है। हाँ, पंजाब हिमाचल में भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। थोड़ा सा हम लास्ट में टच करेंगे कि क्या डिफरेंस है उसमें। एक सर्कल क्वेरी था एस्टैब्लिशमेंट शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट और फैक्ट्री एक्ट में क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे। टाइम पे तो हम कोशिश करेंगे कितने बजे तक? 3:30 ओके फाइन। तो फैक्ट्री एक्ट जो आया था 1948 में स्टार्ट हुआ था, रूल में थोड़ा डीप में होगा। और स्टैंडर्ड्स और रूल में क्या डिफरेंस है? फिर इंडियन स्टैंडर्ड्स है ना हर एक चीज़ के, फायर का है, सबका जो भी आप यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का है जैसे देखा जाए तो फायर हाइड्रेंट सिस्टम का है, सबका स्टैंडर्ड भी है। तो उसमें क्या डिफरेंस है? रूल और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है? मतलब जो एक्ट और रूल में वही रूल में स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड में और डिटेल में पर्टिकुलर कंपोनेंट के बारे में होगा। जैसे इसका फायर एक्सटिंग्विशर का स्टैंडर्ड है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम का है, आप गैस सिलेंडर्स यूज कर रहे हैं तो कई हर एक चीज के स्टैंडर्ड्स है। सबसे पहला स्टैंडर्ड कौन सा पता है? ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स। नहीं, सबसे पहला स्टैंडर्ड नेशनल फ्लैग, उसमें भी कई चेंजेस आ गए। सबसे पहला स्टैंडर्ड वो है जब इंडिपेंडेंस हुआ, फैक्ट्री एक्ट 48 में आया है, तो स्टार्ट तभी से हुआ है जब भी स्टैंडर्ड का ये चल रहा है। सो ये बेसिक चीजें हैं। कई फैक्ट्री एक्ट में अमेंडमेंट हुआ 87 में। मेनली भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है ना, वर्ल्ड में उससे पहले भी बहुत बड़े एक्सीडेंट्स हुए थे, बहुत हुए हैं, आप लिस्ट निकालोगे। लेकिन भोपाल ट्रेजेडी एक टर्निंग पॉइंट है प्रोसेस इंडस्ट्रीज में खास करके। उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मतलब जैसे आप अगर बात करो तो रिस्क असेसमेंट जो प्रोसेस का है खासकर केमिकल का, वो भोपाल ट्रेजेडी के बाद ही स्टार्ट हुआ है। CCPS एक केमिकल फॉर ये जो है ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुआ, बाद में अलग अलग सबसे पहले HACCP गाइडलाइन है, तो वो टाइम पे फैक्ट्री के कई अमेंडमेंट्स हुए थे। MSISC रूल आया उसके बाद से। हाँ, उसके 89 में आया, तो उसके बाद में ही अमेंडमेंट्स आए सब, और मेजर अमेंडमेंट्स आए हैं। तो बेसिकली उसमें मेन था कि प्रोविजंस वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर पेनलाइजिंग
अगर ओवरऑल अमेंडमेंट हम देखें तो 49, 50 है, बट मेजर ये है 89, 87 जो मेजर अमेंडमेंट्स है, और 2020 में कोड आया है, ठीक है। बट कोड में कई चीजें इकट्ठी कर दी अलग अलग एक्ट को। मेनली जो फैक्ट्री एक्ट है, ये सब चैप्टर है प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन स्टाफ सभी का गाइडलाइन से दिया है। यहाँ पे ब्रॉड गाइडलाइंस क्या है, क्या होना चाहिए, अगर इंस्पेक्शन स्टाफ है तो उनका रिक्रूटमेंट कैसे होना चाहिए, कैसे उनको इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, या उनका क्या फर्दर है उसके ऊपर। प्रोविजन रीजन हमारे लिए जो रहेगा सेफ्टी, अगर हम बात करते हैं तो प्रोविजन रिलेटेड टू हैजार्डस प्रोसेस जो केमिकल है, तो वेलफेयर ऑफ कोर्स एचआर के रिलेटेड है, हेल्थ में ज्यादा एचआर के रिलेटेड है। वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट ये चेंज हुए अपने 2020 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड में चेंजेस हुए। इसलिए आप देख लेंगे कई बार अलग अलग व्यूज आते हैं इसके रिलेटेड। 12 आवर्स का है, कई चीजें आजकल रिसेंटली आई थिंक पानीपत में कुछ हुआ था। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ये सेम है, ये इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन तब सभी जगह कंपलसरी हो गया है कि उसको एक पर्टिकुलर एज से कम तो नहीं रखना है। इवन होटल रेस्टोरेंट्स में भी एनुअल लिविंग वेजेस, स्पेशल प्रोविजन, पेनल्टी। फैक्ट्री में जनरली आप क्या समझते हैं, अगर सब देखना है तो मैं आपको सब शेयर कर दूंगा। मेरा नंबर नोट कर लेना, नहीं मिला उसको भी दे दूंगा, मैं कोशिश करूंगा सबको आ जाए, नहीं मिला तो भी मुझे मैसेज कर देंगे मेल पे तो आ जाएगा आपको। फिर भी लेना है तो ले सकते हैं, ना रोक नहीं रहा। ऐसा अच्छा है कि नींद आ रही है, खाना खा के थोड़ा बहुत एक्टिविटी फोटो ले ली है, कुछ कर लिया। फैक्ट्री से बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ आपको शेयर। डिफरेंस पता है मैन मशीन Group of peoples working together for achieving a common objective. सॉरी, Group of peoples working together for a common objective, that is called factory. यूपीएससी का एग्जाम दिया था क्या? इतना परफेक्टली ऐसा कुछ होता है, ये अच्छा है। मैं ऐसा वो नहीं कर रहा हूँ, इतना परफेक्ट बोलने वाला ना, अच्छा है उन्होंने डेफिनेशन दिया। शायद नहीं दिखेगा आपको अच्छे से, तो जूमिंग कर सकता हूँ। बेसिकली जो डिफरेंस शॉप एस्टैब्लिशमेंट फैक्ट्री एक्ट में तो मेनली क्या है, ये शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट एप्लीकेबल टू शॉप्स, ऑफिस, होटल्स, रेस्टोरेंट, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट। जैसे हमारा ऑफिस है दैट कम्स इन शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट में, बट फैक्ट्री आ जाती है तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आएगा। ठीक है, समझ आएगा डिफरेंस ना। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यहाँ भी आ रही है, कुछ बन रहा है, भले आप दो चीजें ला के मिक्स करके दे रहे हो, ज्वाइन करके कुछ बोल्टिंग करके दे रहे हो, तो दैट इज अ प्रोसेस है, वहाँ पे आपका फैक्ट्री आएगा। अगर डॉक्यूमेंटेशन से है तो आपका ऑफिस में तो शॉप ये एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में आ जाएगा। इवन विथ फ्यू एम्प्लॉयज एक भी हो सकता है शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट में, नहीं भी होगा एम्प्लॉय तो भी वो शॉप है, बिकॉज अगर आपने ऑफिस खरीदा है, रजिस्टर कराया तो उसका टैक्स हमें देना ही है शॉप एस्टैब्लिशमेंट का। फैक्ट्री में 10 ज्यादा पावर और फैक्ट्री में विदाउट पावर। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट होंगे तो शायद बता देना, चेक कर लेंगे। कॉमर्शियल सर्विसेज जैसे आईटी है, ऑफिस है, बैंक्स है, ये होता है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी है। ये केस में हमें रजिस्टर करना है शॉप्स एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में, मतलब म्यूनसिपल टैक्स होता है वो देना होता है म्यूनसिपल एरिया में। तो नॉन म्यूनसिपल का मुझे आइडिया नहीं कुछ, आई थिंक तो म्यूनसिपल एरिया में तो टैक्स देना पड़ता है हमें उसका, शॉप एस्टैब्लिशमेंट का। लाइसेंस हम देते हैं फैक्ट्री का। ये अगेन मैंने चैट जीपीटी से सर्च किया, उनका क्वेश्चन था तो आप ये लिख कैसे रहेगा उसके हिसाब से आंसर आएगा। उसके बाद एक ये होता है कि नीचे आपको पूछ भी लेगा अगर आप कुछ डिफरेंट है तो। सपोज मैं अभी डिलीट नहीं होगा तो इतना करके हम देख रहे जैसे आपको सर्च करने के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा मैं आगे आता हूँ सब्जेक्ट में। सिर्फ आप इतना लिखोगे उसी के अकॉर्डिंग, बट एक डिफरेंट तरीके से दे रहा है ना। हमने जब डिफरेंस पूछा था तो कंपैरिजन बता दिया,
डिफरेंस नहीं पूछा तो दोनों चीजें लिखी लेकिन अलग तरीके से बताया, इसे तो बता कैसे दीजिए पहले। पूछते हैं उसको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वापिस आ जाते हैं हमारे प्रेजेंटेशन पे। ऑक्यूपायर बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन रहता है, मतलब डायरेक्टर का पर्सन रहता है जो ऑक्यूपायर है, he is responsible for all the factory, means person who has ultimate control over its affair and factory। एक समय था पहले कि जब फैक्ट्री में कुछ एक्सीडेंट होता तो मैनेजर को पकड़ते थे, फिर जब ये आई थिंक 87 के बाद ही शायद हुआ है कि जब भी कुछ होता है तो डायरेक्टर्स को पकड़ा जाता है। तो ऑक्यूपायर अगेन वन ऑफ द डायरेक्टर इसलिए रखा जाता है। After this 96 judgment, a judgment has Supreme Court managers is the person responsible to the occupier for working in the factory। The manager अब जो है is responsible for occupier। पहले क्या होता था, इसी को होलसेल रिस्पॉन्सिबल बना के जो भी एक्सीडेंट होता था उसके ऊपर केस फाइल किया जाता था। प्रिलिमिनरी में जो कौन सा एग्जाम्पशन है, 10 से नीचे का एग्जाम्पशन है पावर के केस में, नॉन पावर इंडस्ट्री है तो 20 से नीचे एग्जाम्पशन है। मेन ऑक्यूपायर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप लिख लेता हूँ, अगर मैं बोलता रहा तो थोड़ा नींद आएगा। ऑक्यूपायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्विकली रिकॉल करते हैं क्या है। ऑक्यूपायर मतलब मैंने आपको बताया था पूरा रिस्पॉन्सिबल है कंपनी के लिए, जो भी हो रहा है कंपनी में उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। ऑपरेशन साइड में, फाइनेंस साइड में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उनके लिए चीफ कंट्रोलर है, जो भी है वो होते हैं। तो अगर समझे कि हम रिस्पॉन्सिबल पर्सन है तो उसके क्या क्या रोल होने चाहिए। जो अपना स्टाफ है उसको सेफ वर्क एनवायरनमेंट देना, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने का। परफेक्ट। नेक्स्ट, जो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स वेजेस है, रूल्स कंप्लायंस करना है। हाँ। गवर्नमेंट के सभी रूल्स कंप्लाई करने का जवाबदारी इसका। वेजेस है, फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज इंपोर्ट केमिकल है, कंपेंसेशन रूल है, कोई भी रूल जितने भी लगते हैं ऑलमोस्ट 40-50 रूल्स लगते हैं कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। प्रोसेस साइड के अगेन फाइनेंशियल साइड के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, प्रोसेस साइड के लिए जितने भी हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो वो कंप्लाई करना उसकी जवाबदारी है। और मंथली रिव्यू मीटिंग करना। हाँ परफेक्ट। प्रोवाइड सेफ्टी और किसी को बोलते हैं, आप रेगुलर कर रहे हैं और किसी को बोलते हैं। और लाइसेंस में कंप्लायंस, लीगल कंप्लायंस सभी आ गया, उन्होंने बोला वैसा सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन करने का सभी आ गया। नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड बनाने से चलेगा कि उसके बाद आगे कुछ कवर करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर उसको प्रोवाइड करना है। परफेक्ट। टोटल प्रोसेस का इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसे ही एम्प्लॉयज को ट्रेन करने का इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ट्रेनिंग देना जरूरी है सबको, वो उसकी जवाबदारी है कि सब लोग ट्रेंड है कि नहीं इंश्योर करना। तो ये बेसिक ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर नीचे जाएंगे तो जैसे एक्सीडेंट हुआ था रिपोर्ट करना, उसको सब चीज़ें है। तो मेजर जवाबदारी ऑक्यूपाई की है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, कंप्लायंस करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने हैं, फैसिलिटीज जो भी सेफ ऑपरेशन के लिए चाहिए। अगर आपको पीएसवी चाहिए तो उसकी जवाबदारी के अरेंज करना है, भले उसका टीम में बिल है पर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल। वो ऐसे नहीं बोल सकता कि सर मैंने उसको बोला था नहीं लाया, नहीं लगाया इसलिए एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी जवाबदारी नहीं। पीएसवी अगर नहीं है वहाँ पे देना था तो उसकी जवाबदारी है। कोई भी आपको इंटरलॉक्स देना है मशीन्स में या कुछ भी है, नहीं दिया है तो उसकी जवाबदारी है। तो ओवरऑल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, रिसोर्सेज अवेलेबल कराना, लीगल कंप्लायंस करना, ट्रेनिंग करवाना, इंफ्रास्ट्रक्चर देना, वो सब उसकी जवाबदारी है। राइट। अब इंस्पेक्टिंग स्टाफ की क्या जवाबदारी होगी? इंस्पेक्टिंग स्टाफ कौन होगा? कंपनी का एम्प्लॉय होगा, बाहर का होगा, कौन होगा इंस्पेक्टिंग? कंपनी का। स्टेट गवर्नमेंट, नहीं, ये फैक्ट्री के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट का होता है। एक्चुअली ये है ना, आपको पता है इंडिया में, जस्ट मैं 2 मिनट लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया में एक्सीडेंट्स क्यों ज़्यादा होते हैं अदरवाइज भी जनरली, क्यों ज़्यादा होते हैं? जनरल रीजन क्या है? एक कॉमन रीजन हम डीप में नहीं जाते, कंसेप्ट है, कंसेप्ट कंडीशन नहीं, लापरवाही। राइट।
लेकिन लापरवाही अगर सपोज 5 कंपनी है, उसमें से 3 में एक्सीडेंट हो रहे हैं, 2 में नहीं हो रहे हैं, तो 2 कंपनी में लापरवाही को कैसे हैंडल करते हैं फिर? उनका सिस्टम स्ट्रांग होगा। हाँ, नहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस तो है, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, कैसे इंश्योर करते हैं? SOP सिस्टम इंश्योर करेगा ना। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। नहीं, प्रोसीजर तो आपने बना दी, एग्री, लेकिन प्रोसीजर बनाने के बाद में इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, हम कैसे चेक करते हैं? क्रॉस फंक्शनिंग ऑडिट। परफेक्ट, आप ऑडिट बोलो, इंस्पेक्शन बोलो, मॉनिटरिंग बोलो, राइट? तो जिस कंपनी में ये चीज स्ट्रांग है, कभी एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। क्योंकि क्या होता है, एक अब जनरल अब देखो ना, हम बोल रहे हैं कि बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ तो रियल कॉज की तरफ हम जाते हैं, रूट कॉज क्या है, लेकिन वो रूट कॉज के साथ साथ में बहुत सारी चीजें होती हैं। उसमें अगर एक फैटल हुआ है मतलब उसकी कंपनी में बहुत नॉन कंप्लायंस है, इतना समझ लो। छोटा सर अच्छी तरह समझा सकते हैं वो मेरे से। सेकेंड टॉपिक यही ऑडिट का, मैं वहाँ डिटेल में जाऊँगा, बट यहाँ ये समझना जरूरी है इंस्पेक्टिंग स्टाफ, इसलिए कि इंस्पेक्टिंग स्टाफ के लिए कि एक्चुअली जो गवर्नमेंट ने सेटअप बनाया है वो इसलिए बनाया है इंस्पेक्शन स्टाफ का, कि उन्हें क्या करना है, ठीक है? नहीं हो रहा है वो अलग बात है, इसलिए हमारी कंपनीज में इंटरनली मॉनिटरिंग टीम, ऑडिटिंग टीम, क्रॉस यूनिट, क्रॉस डिपार्टमेंट, ये सब हम करते हैं। पर जितना वो स्ट्रांग होगा उतना एक्सीडेंट्स की संभावना एकदम कम हो जाएगी। छोटे होंगे, मेजर तो नहीं होगा, गारंटी है। आपकी जितनी मॉनिटरिंग की चेकलिस्ट है और वो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्रॉपरली विथ हार्ट, एक डॉक्यूमेंटेशन की अलग बात है, उतना आपका सिस्टम सेफ होता जाएगा, कभी एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। तो बेसिक इंस्पेक्टिंग स्टाफ का जो ये इंस्पेक्टिंग स्टाफ का जो फैक्ट्री एक्ट में कंसेप्ट ये है, उसको क्या करना है आपको समझ आ गया, उसको आगे क्लियर ना, इसलिए मैंने डिस्कस किया था कि उसको आगे हर चीज़ देखनी है। ये अलग बात है कि पैकेट लेके चला जाता है, वो अलग बात है। वो एक रियलिटी हो गई है, बट रियल में उसका काम ये है, वो कभी भी आए और उसको आके रैंडमली उसको ऑडिट से भी ऊपर का काम करने का है, उसको ऑडिट भी नहीं करना है। मॉनिटरिंग क्या होता है कि आप डिटेल में सब चीज़ें कर रहे हैं, हर एक जैसे फायर एक्सटिंग्विशर का मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो आप चेक करेंगे कि इंस्पेक्शन कब हुआ, ये हर एक फायर एक्सटिंग्विशर का ये सब चीज़ चेक करते हैं। ऑडिटिंग में वो रैंडम नहीं करते हैं। इंस्पेक्टिंग स्टाफ का काम है कि उसको आके और मतलब हाई लेवल का रैंडमिंग, मतलब ऐसे भी नहीं कि हर एक डिपार्टमेंट में जाना, एक में गए तो उसको 1-2 चीज़ें देखनी है तो पता चल जाना चाहिए उसको कि कंपनी में क्या चल रहा है, वो उसका कैपेसिटी होना चाहिए। तो वो वर्क है उसका कि मेनली ऑब्जेक्टिव है एक्सीडेंट रोकने के लिए उसका जो रोल है वो होना चाहिए। पर वो नॉर्मली वीकनेस है, अगर यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट स्ट्रेंथन करती चीज़ों को तो डेफिनेटली छोटे इंडस्ट्रीज को बहुत सपोर्ट मिलेगा कि वो सेफ्टी टीम नहीं रख सकती तो उसको मैं अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट कंप्लायंस अगर तो करना ही है। तो उसमें ये एक्ट में उसका पावर्स क्या है, ड्यूटीज क्या है। पावर ये है कि कंपनी बंद कर सकता है, पर आप देखोगे ये पावर हमारे सेफ्टी टीम को भी अब दे देती है कंपनी, ठीक है ना सर? क्योंकि आपने देखा नॉन कंप्लायंस है, परमिट सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है, दैट्स वर्क है तो काम बंद करो, है ना ये पावर अभी। तो उनके पावर अभी सेफ्टी होने से तो शायद इसीलिए कि उनको रिप्लेस करना पड़ रहा है कंपनी को, बट उनके पावर है कि कंपनी बंद करा सकते हैं वो अगर प्रॉपरली। पर ऑलवेज क्या होता है, आप एक सेफ्टी में एक अप्रोच ऑलवेज रखना चाहिए, जो भी सेफ्टी डिपार्टमेंट में शायद उनको आपका एक्सपीरियंस होगा ही कि लास्ट स्टेज पे हम ऑलवेज कभी नहीं जाते हैं। सपोज सिर्फ हम बात कर रहे हैं ऑडिटिंग, मॉनिटरिंग और उसके बाद उसका एक्शन। तो अगर मैं ऑडिटर हूँ या मैं ऑडिटिंग के लिए जा रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि सपोज आप एक कंपनी में मैं जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अलग अलग कंपनी में जाते हैं, इसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा भी हो सकता है, किसी का कम भी है, तो वो कंपनी में नेक्स्ट लेवल क्या है उसमें वो कैसे जा रहे हैं वो देखने का। तो वही काम एक्चुअली इंस्पेक्टिंग स्टाफ का होता है कि उसको मेंटेन करना और इम्प्रूव करना। हर एक कंपनी में एक जैसा नहीं। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं किसी कंपनी में गया, मैंने एक ट्रेनिंग का एलिमेंट चेक किया। तो ट्रेनिंग एलिमेंट्स में क्या है, ट्रेनिंग का अगर मैनेजमेंट है तो उसमें अलग अलग स्टेप है। सबसे पहला तो उनका ट्रेनिंग प्लानर है कि नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में जाऊंगा तो वही बोलूंगा ट्रेनिंग प्लानर बनाओ, नहीं है तो अगर वो बन गया तो एक अच्छा एक्टिविटी स्टार्ट होगा, रूटीन स्टार्ट होगा। नहीं तो क्या होगा, हेफाजत वे में करना है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि ट्रेनिंग प्लानर बनेगा तो देखेंगे नीड क्या है ट्रेनिंग की, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्रेनिंग प्लानर बन गया तो नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो ओके सक्सेसफुल है तो अब प्री पोस्ट इवैल्यूएशन करना चालू करो, सर्वे, फिर आगे जाएंगे सर्वे करो। तो ऐसे 5-6 साल में पूरा सिस्टम एस्टैब्लिश होगा। ये काम उनका है कि स्टेप बाय स्टेप उनको ये करना है, जाके देखना है और जहाँ भी गैप्स लगते हैं तो नेक्स्ट स्टेप उन्हें कैसे लेके जाना है। और
हाईली हजार्डस है जिसमें लगता है कि जिसके कारण फैटल हो सकते हैं तो इमीडिएटली करना है, काम को बंद कराना है, तो उनके पास ये पावर्स है कि काम को रोकना है। ठीक है, तो वो मैं आपको जस्ट इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि 1 घंटे में फैक्ट्री एक पूरा करना मुश्किल है ना, तो इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पता चल जाए। सिमिलरली सर्टिफाइड सर्जन एक होता है, तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर होता है, सर्टिफाइड सर्जन होता है, MBBS डॉक्टर। एमबीबीएस डॉक्टर, और अगर केमिकल इंडस्ट्री है तो सर्टिफाइड इंडस्ट्रियल हाइजीन सर्टिफाइड होना चाहिए, बट यहाँ नॉर्थ में नहीं मिलता तो चला लेते हैं, बट अदरवाइज रूल है कि सर्टिफाइड इंडस्ट्रियल हाइजीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास में। और क्या क्या रोल होते हैं सर्टिफाइड सर्जन के? लीगल रिक्वायरमेंट क्या है सर्टिफाइड सर्जन की? फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल हाँ जी, फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर। एक हाँ वो मेडिकल ऑफिसर, वो कितने एम्प्लॉयज है तो रखना चाहिए हमें फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर? नहीं, ऐसा कुछ वन एक तो रिक्वायरमेंट है कि आपका अगर हैजार्डस प्रोसेस है, आइदर केमिकल या कोई भी हैजार्डस इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, मशीन यूज कर रहे हैं तो आपको रखना है, राइट, जो शेड्यूल में आता है उसका। दूसरा है कि आपका कुछ नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय पे वन है, मैं बोल रहा हूं 500 पे मिनिमम फुल टाइम वन रखना है, उससे नीचे है तो आपको फुल टाइम की जरूरत नहीं है, राइट। तो उसका काम क्या है कि सब एम्प्लॉयज की हेल्थ को मेंटेन हो रही है कि नहीं देखना है। एनुअली मेडिकल चेकअप भी है। हाँ मतलब मेंटेन हो रही है, मतलब क्या है कि जब कोई पर्सन अंदर आया तो उसका फर्स्ट टाइम चेक करते हैं ना कि ज्वाइनिंग के टाइम पे, तो उसका बेसलाइन हो गया, उसके बाद में वो साल बाद उसका कुछ बढ़ा है नहीं बढ़ा है, वो ये सर्जन को चेक करना जरूरी है मेडिकल ऑफिसर को कि हाँ उसका कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर देखा तो आइस वीक हो रही है तो क्यों हो रही है, उसको एनालिसिस करना जरूरी है। ये एक्चुअली रोल है कि जो एम्प्लॉयज आए ज्वाइन किया उसके टाइम पे जो हेल्थ लेवल था वही उसका हेल्थ लेवल मेंटेन होना चाहिए विद माइनर जो भी वेरिएशन जो भी एज के साथ हो सकते हैं, और बिकॉज ऑफ आपका इंडस्ट्री में जो ऑक्यूपेशनल डिसीज है उसके कारण अगर वो चीजें बढ़ रही है तो वो उसको मॉनिटर करना है। बेसिक ऑब्जेक्टिव है उसके रिकॉर्ड्स रखने हैं, उसे हर साल के रिकॉर्ड्स एक्चुअली उनको टेबल फॉर्म में होना चाहिए कि कंपैरिजन कर सके। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उस टाइम पे जब हम फर्स्ट एड दिया है तो बेसिकली उसका इनपुट ये भी होना चाहिए कि फर्स्ट एड के लिए हमें क्या क्या चीजें रखनी है, एंटीडोट्स कौन कौन से रखने हैं, तो ये भी उसका इनपुट रहता है, उसे मेंटेन करना है। वो उसके अंडर में अगर हमारा फर्स्ट एड होगा तो उसके अंडर में होगा वो, और उसे रेगुलरली उसको चेक करना है कि वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं, एक्सपायरी वाली चीजें निकल जा रही है कि नहीं, नवी आ रही है कि नहीं। तो ये ओवरऑल रोल फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर का है कि एम्प्लॉयज की जो हेल्थ है वो स्टेटस को मेंटेन रखना है, ऑब्वियस उसके लिए ये सब जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो करना है रेगुलरली। नेक्स्ट है हेल्थ से रिलेटेड, क्लीनलीनेस इन फैक्ट्री, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेंटिलेशन, ये कुछ पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है दैट इज रिलेटेड टू हेल्थ। सफाई पे उनको ऑलवेज मॉनिटर करना है फैक्ट्री जो मेडिकल ऑफिसर है, बिकॉज हाउसकीपिंग नहीं होगा तो डेफिनेटली होगा। वेस्ट डिस्पोजल पे, इफ्लुएंस पे, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, ये क्लोज रूम्स में जहाँ भी है वो वेंटिलेशन मेंटेन करना है। टेम्परेचर वेंटिलेशन कैसे मेंटेन करेंगे? वो जैसे हाइट्स पे होता है, जैसे हाइट्स पे ऊपर एक कम वो दे देते हैं। हाँ, AHU खिड़की उसमें एक ठीक है, लेकिन AHU की कैपेसिटीज कैसे डिसाइड करते हैं, कुछ आपको पता है? अभी ऐसा तो नहीं है कि ये इतना बड़ा रूम है इसमें हमको 6 ऐसे चाहिए तो हम 3 लगा लेंगे तो वेंटिलेशन नहीं होगा। AHU की मैं बात कर रहा हूँ, AC के नहीं। तो कैपेसिटी एरिया के अकॉर्डिंग होगा ना। एरिया वाइज परफेक्ट, एरिया वाइज उसका एक स्टैंडर्ड है, मैं नंबर भूल गया हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड है, इसमें एयर चेंज काउंट हमें डिफाइन किए। इंडस्ट्रियल एरिया है, अगर प्लांट है जहाँ पे डस्ट और फ्यूम आ रही है तो 7, अगर नहीं है तो 6, 5, इस तरह से एयर चेंज काउंट्स डिफाइन किए, वो हमें मेंटेन करना है डिजाइन में, और बाद में उसको वो इंस्टॉलेशन होने के बाद में ऑपरेशन में आने पे उसमें जो पैरामीटर्स है वो मॉनिटर करते हैं, उसका रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आ जाता है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर। डस्ट एंड फ्यूम्स में भी सेम चीज है। सबसे पहले डस्ट एंड फ्यूम्स में सोर्स जहां तक हो सके क्लोज होना चाहिए। अगर ओपन में है तो उसके लिए क्या हम चीज कर रहे हैं जिससे एक्सपोजर नहीं हो, अगर फ्यूम्स एटमॉस्फेयर में आ रही तो एक्सपोजर नहीं, उसके लिए क्या करना। तो ये चीजें, इसके लिए बेसिकली एनवायरनमेंट वर्क प्लेस मॉनिटरिंग भी हम करते हैं, राइट, डस्ट एंड फ्यूम्स के लिए कि कितना एक्सपोजर और कितना लेवल है, कंसंट्रेशन है फ्यूम्स का, डस्ट का, और वो विद इन रेंज है कि नहीं। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन जहाँ जरूरत पड़ती है, मेनली ह्यूमिडिफिकेशन, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन कहाँ करते हैं?
सर वो चेंज कंट्रोल रूम होता है जैसे उसको टेम्परेचर देने के लिए आर्टिफिशियल, मतलब आपका फिनिशिंग जैसे आप फिनिश गुड्स होता है जहाँ पे जैसे सिरिंजेस वगैरह बनते हैं उसको आर्टिफिशियल स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, जैसे खास करके फार्मा के प्रोडक्ट्स में हमें करना पड़ता है फाइनल स्टेज में, वहाँ पे सेम चीज़ है। और क्राउडिंग लाइटिंग बिकॉज इम्पोर्टेंट है Lux level. लाइटिंग, उसका जो हमें लक्स मेंटेन करना डे टाइम नाइट टाइम में वो बहुत जरूरी है। ड्रिंकिंग वाटर इम्पोर्टेंट है। ड्रिंकिंग वाटर से बहुत छोटी सी चीज में हो जाता हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है। आपको पता है हम आर यूज करते हैं आजकल घर में, TDS आप लोगों ने चेक किया है TDS कितना होता है? 110 सर वो 110 to कितना 150 है अभी आपके इसमें? बिकॉज मैं पंजाब और हिमाचल की खास बात करूँ, हरियाणा की, यहाँ पे क्या होता है कि आर में वो मेम्ब्रेन भी आ जाता है साथ में, लेकिन वो मेम्ब्रेन से निकलने के बाद TDS कितना होता है चेक किया आपने? 110 115 ये सर 50 to 60 फॉर्म्स के लिए 50 भी होता है, 60 भी होता है, 100 भी होता है। रिक्वायरमेंट क्या है ILO का? 110 रिक्वायरमेंट एक 250 में याद नहीं आ रहा, ILO का है इंडियन स्टैंडर्ड में 250 to 350. 250 ILO का है इंडियन स्टैंडर्ड में है। आई थिंक इंडियन स्टैंडर्ड में 250 है, ILO का कम है थोड़ा। अब कम TDS होने में क्या होगा? हार्मफुल होगा. नहीं, क्या इम्पैक्ट आती है? सर हड्डियां कमजोर हो कमजोर हो कैल्शियम बॉडी बेसिकली इसका डायरेक्ट आपको मिलेगा आपका ये विटामिन D3 रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज विटामिन D3 कम हो जाएगा, और विटामिन D3 के कारण आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें हो रहे हैं। विटामिन D3 या B12 है, मुझे याद नहीं आ रहा, पर ये दोनों में से एक है, और इसके आजकल मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं ना हम लोग। ज़्यादातर लोगों को हमारी एज में आके तो कम हो ही जाता है। तो रीजन उसका एक ये भी है अभी कि मेम्ब्रेन के कारण वो TDS और कम कर देता है, कम करने के कारण कम मिनरल्स होंगे तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इसलिए ड्रिंकिंग वाटर को हेल्थ के अंदर दिया लैक्टिक यूरिनल सिस्टम सेफ्टी तो बहुत बड़ा है। इन जनरल हम डिस्कस कर सकते हैं कि फेंसिंग ऑफ मशीनरी, कोई भी रोटेटिंग पार्ट है या जहाँ पे हीट के कारण ज़्यादा या इस तरह के एक्सपोजर हो सकते हैं, तो हमें फेंसिंग करना है, गार्डिंग करना है हमें, ठीक है। वर्क ऑन और नियर मशीनरी मोशन, इसके बेसिकली अब देखोगे ना कि गार्ड्स का अलग अलग डिफाइन स्टैंडर्ड्स में किया, जैसे एक्ट में तो उसने बोल दिया कि आपको ये प्रोटेक्ट करना है। रूल में हम आगे जाएंगे तो स्पेसिफाई है ये मशीन के लिए करना है, ये मशीन के लिए करना है, ये मशीन के लिए करना है, लिस्ट दिया है हमारे पास में, लेकिन कैसे करना है वो स्टैंडर्ड्स में दिया हुआ है कि हमें पर्टिकुलर मशीन में फिंगर एक्सेस कंट्रोल रखना है, किसी में हैंड करना है, फुल बॉडी करना है, कैसे करना है वो स्टैंडर्ड्स में दिया है। तो ये ओवरऑल पूरा बट फैक्ट्री एक बोलता है कि मशीन फेंसिंग करना है, एम्प्लॉयमेंट है जिस पर्सन का जो को हाइशन लिफ्ट का सर्टिफिकेशन करना जरूरी है, उसको मेंटेन करना जरूरी है, लिफ्टिंग मशीन चेंज लोग सबका सर्टिफिकेशन जरूरी है, रिवॉल्विंग मशीनरीज है, प्रेशर प्लांट है, जितने भी केमिकल प्लांट्स है हाई प्रेशर। नॉर्मली प्रेशर की अगर बात करें तो कितने को हम हाई प्रेशर बोलेंगे? तो आपके जितने भी स्टोरेज है रिएक्शन ऐसे देखा जाता है प्रेशर में ही आएंगे, बट नॉर्मली क्या रहता है कि वेंट आप बंद करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो कंसेप्ट वहाँ पे आता है कि जैसे आपका सपोज एयर कंप्रेसर भी है तो वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर रखते हैं, उसको लेते हैं, बट अबव एटमॉस्फेरिक हाईली है 10 mg या 10 mm वाटर कॉलम 20 हो 50 हो 100 तो हर एक में होता है, और जिसका वेंटिंग नॉर्मली हो रहा है और ये प्रेशर है तो उसका हाई प्रेशर में हम नहीं लेते हैं, बट जो भी उसका प्रेशर का प्रॉपर इंस्पेक्शन टेस्टिंग करना जरूरी है वो यहाँ पे कवर किया जाता है प्रेशर प्लांट्स में। फ्लोर स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस, एक्चुअली फ्लोर स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम इंडिया लेवल पे बात करते हैं, अब जितने भी पब्लिक एरिया में अगर फैटलिटीज आप देखते हैं क्यों होती है, उसका बेसिक रीजन है या तो स्टेयर्स या जो निकलने का रास्ता उतना चौड़ा होना चाहिए उतना नहीं होता है, रेलिंग नहीं होती, रेलिंग नहीं है, इवैक्यूएशन नहीं है, इवैक्यूएशन चौक है। आप देखना है ना जितने भी सॉरी मैं बोल रहा हूँ भगवान की चीज़ें, लेकिन जितने भी स्पिरिचुअल प्लेस पे आप जाओगे ना, कहीं पे लेक्चर्स हो रहे हैं, इवन आप मंदिर गुरुद्वारे में भी जाओगे
तो वहाँ का जो रेलिंग्स है ना ऑलवेज टेम्पररी होता है सबसे ज़्यादा ज़्यादा से। क्यों गवर्नमेंट ये देखती है ना। एक्चुअली मैं गोल्डन टेम्पल गया था लास्ट टाइम पे, तो तभी मेरा ध्यान गया, हर बार ऐसा ध्यान नहीं भी जाता है क्योंकि तो देखा तो रेलिंग एक तो टेम्पररी है उसमें भी, है ना, आप एंट्री एक्सेस करते हैं तो। और दूसरा डेंजरस चीज़ क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है ना वो भी परमानेंट नहीं है। और रेलिंग ऐसा है कि अब थोड़ा सा लोड चला गया तो टूट जाएगी, टूटेगी तो केबल नीचे आएंगे, उसके कारण इलेक्ट्रिफिकेशन से फेडर हो जाते हैं। तो बेसिक्स जो है ना स्टेयर मीन्स ऑफ एक्सेस जो है हम जो रास्ता है तो परफेक्ट होना चाहिए। और परफेक्ट कैसे हो सकता है, कहाँ कौन सा स्टैंडर्ड हमें देखना चाहिए इसके लिए पता है कौन सा स्टैंडर्ड है? नेशनल बिल्डिंग कोड। हाँ परफेक्ट आप रेफर करते हैं, परफेक्ट एकदम परफेक्ट है। चैप्टर 4 है लाइफ सेफ्टी का, उसमें अगर 40 लोग हैं 50 लोग हैं तो कितना वीट होना चाहिए स्टेयर्स का दिया हुआ है, कहीं भी कंप्लाई नहीं होता। स्टेयर्स मतलब परमानेंट होना, जैसे मैं बताऊँ रेलिंग्स है टेम्पररी रेलिंग्स, कहीं तो आप खुले मैदान में किया है तो वो अलाउ ही नहीं करना चाहिए क्योंकि वो लकड़ी का रेलिंग लगाते हैं वो तो टूट जाता है जब भी होता है। जैसे हम ये रिसेंटली जो हुआ था ये अपने यूपी में अपने कौन सा था मेला जो हुआ था, उसमें भी यही बेसिक रीजन था कि आपने एंट्री और एग्जिट को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया। अगर सपोज हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि इतने लोग आएंगे तो उसके लिए प्रॉपर होना चाहिए, अगर वो होता है तो कभी इस तरह के एक्सीडेंट नहीं होंगे। तो बहुत जरूरी है फ्लोर स्टेयर्स मींस ऑफ एक्सेस। 2000 से पहले 16 से पहले की जो बिल्डिंग है उसमें भी अभी भी नहीं होगा, लेकिन अब जहाँ जहाँ इनको मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी को पता चलता है विजिट करते हैं तो सेकेंडरी एग्जिट की बात कर रहे हैं। अदरवाइज भी होना चाहिए पर्टिकुलर हाइट के बाद 15 मीटर आई थिंक उसके बाद, लेकिन अदरवाइज भी अगर विड्थ कम है अभी तो दूसरा एग्जिट देने को कंपलसरी करा रहे हैं। सर सेडेक्स सेकेंडरी इसकी बात करता है हाँ जी, सेडेक्स है ना सिमिटा, हाँ ये सेकेंडरी एग्जिट की बात करता है। वो बोलता है कि अगर एक रूट एग्जिट रूट है आपका इवैक्यूएशन पाथ है तो आपका सेकंड भी होना चाहिए ऑप्शनल। ये क्या पर्टिकुलर हाइट के बाद है, मुझे लगता है 15 मीटर के बाद की हाइट में है, बट आप जो है वो पर्टिकुलर मैं नेशनल बिल्डिंग कोड की बात कर रहा हूँ, बट अदरवाइज खासकर हैजार्डस एरियाज में तो 2 होने ही चाहिए इन रिस्पेक्टिव ऑफ हाइट, वो लीगल रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर आप एक जगह अटक गए दूसरी जगह से नहीं निकल सके तो दूसरी जगह से जा सकते हैं, तो बहुत जरूरी है ये पर्टिकुलर पॉइंट। और अब देखोगे हमारे रूल्स में सब कवर किया है कांग्रेस, सिर्फ कंप्लायंस में इश्यूज हैं जहाँ भी है, एक्सीडेंट जो भी हो रहे हैं कंप्लायंस में इशू है। अभी आई थिंक नोएडा में भी रिसेंटली एक हुआ था ना एक्सीडेंट, उसमें ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई। सबसे ज़्यादा रिसेंट कैजुअलिटी हुई थी हैदराबाद में जो सिगाची में हुआ था, आपको पता होगा तो डस्ट हैंडल करते हैं, उनको पता ही नहीं हो डस्ट कौन सी हैंडल कर रहे हैं। एक्सप्लोजन हुआ, आगे फायर बड़ा पूरी कंपनी, मतलब मुझे लगता है याद नहीं पर बहुत ज़्यादा 100 से नीचे बट 10 से ऊपर थे कैजुअलिटी उनकी। बहुत जरूरी है मीन्स ऑफ एक्सेस। और ये उपहार सिनेमा में हुआ ना सर सबसे पहले जो इम्प्लीमेंट वो दिल्ली में हाँ, उपहार दिल्ली सिनेमा में। के अंदर हुआ राइट तो उसी के बाद सारी ये लाइट एनपीसी में इंट्रोड्यूस करने के कई रीजन में से ये सब भी था कि एवोकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा था। बद्दी में भी सर, बद्दी में एक परफ्यूम फैक्ट्री थी 3 फ्लोर की, वहाँ पे आग लगी। लास्ट हाँ 3 फ्लोर की थी, तो वहाँ पे वो परफ्यूम का केमिकल फ्लेमेबल था, तो वहाँ पे जो इवैक्यूएशन पाथ थे वो सारे चौक थे। तो वहाँ पे मतलब बंदों ने 3rd फ्लोर से भी ऊपर से लेडीज ने जंप किया है। अब कितने भी बड़े मेजर डिजास्टर्स देखो मैंने फैक्टर होते हैं, इवन पब्लिक प्लेस में भी कहीं फुटपाथ पे होता है, मंदिर में होता है, बेसिक रीजन ये नहीं एक्सेस स्टेयर्स ये प्रॉपर होंगे तो नहीं होगा कभी। Then feet, sumps, opening floors is general, excessive weight, protection of eyes, protection against fumes, gases, explosion, ये सब सेफ्टी के चैप्टर में आता है। Precaution in case of fire, इसके लिए पूरा फायर कोड की है फायर के लिए। सेफ्टी ऑफ द बिल्डिंग एंड मशीनरी, स्टेबिलिटी टेस्ट एक्चुअली क्या है, ये रिलेटेड जो एक्सीडेंट्स होते हैं कि लाइफ पूरी हो जाने के बाद में फैक्ट्रीज में हम लोग उसको रिवैलिडेट नहीं करते हैं, तब ये इश्यूज आते हैं। अदरवाइज इंडिया में मैंने जितने भी फैक्ट्रीज देखा है अभी तक
उसका स्ट्रक्चरल सेफ्टी बहुत अच्छा होता है, मतलब वो 4 टाइम्स या 5 टाइम्स रहते हैं। तो एज सच नवे प्लांट में कभी स्ट्रक्चर का लोड के कारण कभी एक्सीडेंट नहीं होते हैं। पुराने होने के बाद उसमें लोड ज्यादा आता है तो उसके लिए हम स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट देते हैं बिल्डिंग का सर्टिफिकेट या सेम मशीनरीज का सेफ्टी ऑफिसर्स लीगल रिक्वायरमेंट है। बट अगर हिजाडा का भी कंपनी में आता है, मैं जो एमएच यूनिट्स में आता है तो उनको सेफ्टी ऑफिसर रखना ही है, अदरवाइज आई थिंक 1000 है 1000 है। हैजार्डस प्रोसेस में स्पेशल प्रोविजंस क्या है? साइट अप्रेजल कमिटी एक होना चाहिए हर एक कंपनी में, जैसे हम सेफ्टी कमिटी भी बोलते हैं। साइट अप्रेजल मतलब बेसिकली उनका रोल है खासकर रिस्क असेसमेंट और उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। कंपल्सरी ऑक्यूपायर ने सभी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। एम्प्लॉयज को सराउंडिंग एरियाज में जो जरूरी है उनको करना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कई बार कि ये हमारा ट्रेड सीक्रेट है इंफॉर्मेशन, ऐसा किसी ने कोई फेस किया है क्या? ये कंपनी बोलेगी हमारा ट्रेड सीक्रेट, हम इंफॉर्मेशन ये नहीं देंगे, नहीं है तो अच्छा है। बेसिकली क्या होता है ट्रेड सीक्रेट का मतलब उनके प्रोसेस जो होता है उसका ट्रेड रहता है सीक्रेट। केमिकल्स का नाम भले आपको नहीं बताएं, लेकिन कोडिंग के साथ इसका सेफ्टी इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। ट्रेड सीक्रेट में भी वो आप सेफ्टी इंफॉर्मेशन नहीं छुपा सकते हैं किसी को, उसका जितना भी सेफ्टी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराना हर एक एम्प्लॉय को बहुत जरूरी है। और इसमें होता क्या है आजकल जो एक्सीडेंट्स ऐसी कंपनीज में जहाँ सेफ्टी फंक्शन प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड नहीं है वहाँ हम देखते हैं ज़्यादा होता है। होता रीजन क्या है कि आप जो वर्क एरिया में काम कर रहे हैं उनको पता ही नहीं होता है कि अंदर क्या चल रहा है। और ऐसा एक्सीडेंट होता है कि मतलब रात है, ठंडी है, रिएक्टर गर्म है तो लोग जाके सो जाते हैं विंटर में, अब पता चलता है एक्सप्लोड हुआ और कोई नहीं बचा आजू बाजू में। तो ये बेसिक्स है, इसीलिए सेफ्टी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं छुपा सकते हैं। कोई भी ऑक्यूपायर नहीं बोलेगा ट्रेड सीक्रेट है इसलिए हम सेफ्टी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करेंगे, बहुत जरूरी है वो करना। lay down specific responsibility of the occupier in relation to this. मेनली ये कंपनी पॉलिसी जो हम बनाते हैं, कंपनी पॉलिसी की जवाबदारी इम्प्लीमेंट करने की ऑक्यूपायर की है। कंपनी की सेफ्टी पॉलिसी होती है ना, तो उसमें हम ये सब चीजें डिफाइन कर देते हैं कि क्या क्या हमें करना है मतलब उसकी जवाबदारी ऑक्यूपायर की है। परमिसिबल लिमिट ऑफ एक्सपोजर केमिकल्स, ये मतलब जितने भी केमिकल्स हैं उसका परमिसिबल लिमिट और उसका रेगुलर वर्क प्लेस मॉनिटरिंग करना होता है। आई थिंक पंजाब में है, हिमाचल में भी वो रूल नहीं है। आपको हर 3 महीने में करना होता है, रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। पंजाब में है ना वर्क प्लेस मॉनिटरिंग का रूल, 6 मंथ्स टेस्टिंग मैं देखा था हिमाचल में है 6 मंथ्स पे है। 6 मंथ्स पे वो फॉर्म आई थिंक फॉर्म नहीं दिया है उसमें कैसे मेंटेन करना है। वो सर्टिफाइड फॉर्म 5 फॉर्म 4 एनवायरनमेंट का फॉर्म एक पर्टिकुलर नंबर का फॉर्म है। वर्कर्स का पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सेफ्टी मैनेजमेंट में कैसे करते हैं वर्कर का कमिटीज में उनको इन्वॉल्व करके हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी है सर, उसमें एक तो वो पार्ट हो गया कि आप कमिटी में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ट्रेनिंग सेशंस और क्या क्या मेथड्स है पार्टिसिपेशन का? सजेशन बॉक्स भी लगा सकते हैं। सजेशन बॉक्स भी परफेक्ट, वो भी सही है। और पोस्टर कंपटीशन हो रहा है, बाकी कॉम्पिटिशन हो गया, पोस्टर है, क्विज है, सही है। और जितना भी हाई नॉइस एरिया है वहाँ पे हम उनको पीपी प्रोवाइड करवाएं। वो पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, पार्टिसिपेशन मतलब वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है आपको सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए। जो अभी भी सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए ड्रिल्स, मॉक ड्रिल करना, मॉक ड्रिल फॉर फायर नेचुरल डिजास्टर, ट्रेनिंग ऑल अबाउट ट्रेनिंग इज अ पार्टिसिपेशन। ठीक है, उनके एग्जाम्स ले रहे हैं, क्विज कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, उनसे मतलब क्या है नॉलेज चेक करना है या उसको एनहेंस करना है, या कंपनी में जो रिस्क असेसमेंट मतलब जो हिडन रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करना है। ये सब के लिए जो जो एक्टिविटीज हम करें दैट ऑल लीड्स टू पार्टिसिपेशन। मतलब जो वेलफेयर,
बैकफुट में स्किप कर दोगे 10-15 मिनट है, आपको बैकफुट में ज़्यादा नहीं जाता है। नॉर्मली एक फर्स्ट एड है, कैंटीन है, शेल्टर रूम्स है, कचेस है, वेलफेयर ऑफिसर, पूरी लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से वॉशिंग फैसिलिटी, क्लोरिंग, ड्राइंग क्लोथ, सिटिंग इन द फैक्ट्रीज कॉमन है। वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट ये आपके कोड में चेंज हो गए हैं। आई थिंक कोड में जो अपन हमारे एप्लीकेबल नहीं है न्यू अभी। 4 वेज कोड है सर, है ये? 4 वेज कोड है। नहीं, ऑक्यूपेशनल जो ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ कोड है ना, वो उसमें वेजेस का उसी में आ गया अभी ना। 48 आवर्स इन अ वीक, 2 घंटे का 48 आवर्स इन अ वीक वाला सर वही। उसमें 48 आवर्स है। 2 घंटे का सर ओटी का 12 घंटे तक वो काम कर सकते हैं दिन में ऐसा है। 2 घंटे लेबर कोड। हाँ, वो आपकी बात सही है। वो बिल्कुल लो लेवल पे था एमएचई ड्राइवर, मैंने उसको उठा के ना एमएचई का सुपरवाइजर बना दिया, सैलरी नहीं बढ़ाई, सुपरवाइजर बना दिया। जैसे आपने बताया इंस्पेक्टर को बताया था इंस्पेक्शन करने जो कर रहे हैं, तो हमने उसका एमएचई का वो बना दिया, उसके अंडर थी 35 एमएचई और 234 ड्राइवर। अब अचानक से लोगों को लगा इसके अंदर क्या है ऐसा जो हमारे अंदर नहीं है, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना पड़ा, 3 महीने में ना एक्सीडेंट होता था ना कुछ होता, कुछ नहीं होता था, ना मशीन खराब होती थी, अपने आप ठीक हो गया वो जलन से। मेरा मानना है पेनल्टी की जगह ना सामने वाले को अप्रिशिएट करके आगे बढ़ाओ, उसका लेवल बढ़ाओगे ना तो नीचे वाले अपने आप फील करते। दैट इज माय पर्सनल। सही बात है। मतलब ये इनोवेटिव आइडियाज आप यूज करोगे तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं। पेनल्टी तो मैंने बताया तो लास्ट के जो 10-20 है ना उसी के लिए होनी चाहिए, कि जो कुछ भी करो कभी बदलने नहीं वाले हैं। बाकी 90 लोगों के लिए तो ये मेथड थी, और 90 लोग ने कर लिया तो आपके रिजल्ट आ जाता है। बीच के जो रहते हैं ना वो एक्चुअली जैसे मैंने बताया 10-20 ऊपर 10-20 नीचे, बीच के जो 40-50 है वो है ना, वो हमारा इंडिया का रियल ट्रेडिशन है। भेड़ चाल जो बोलते हैं ना, देखा कहाँ जाने तो खुद जानेगा। तो उनको आपको मैसेज से चेंज करना होता है, ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। आप मैसेज दिया कि नहीं अच्छे दिन आ रहे हैं तो आएंगे। बट यशपाल जी, एक्ट में जब पेनल्टी की बात हो रही है, दिस इज मोर फॉर द सीनियर पीपल। जब हम स्पेशल की बात करते हैं तो दिस पेनल्टी इज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन भी। अगर वो ये कंप्लायंस नहीं करेंगे तो उनके लिए सही बात है। आपका जब बात कर रहे हैं तो अगर 1 by 1 हम लेते हैं लायबिलिटी ऑफ ऑनर, राइट, तो वो केस में उनकी जो पेनल्टीज है, पेनल्टी फॉर इंस्पेक्टर, पेनल्टी फॉर रॉन्गफुली डिस्क्लोजिंग द रिजल्ट्स ऑफ एनालिसिस, हम इसकी बात कर रहे हैं। ऑफेंसेस बाय वर्कर यूजिंग फॉल्स सर्टिफिकेट फॉर फिटनेस है ऑफ कोर्स पेनल्टी में, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ही है। एग्जम्पशन ऑफ ऑक्यूपायर और मैनेजर फ्रॉम लायबिलिटी इन सर्टेन केसेस, तो एग्जम्पशन की बात है। तो हमने एक किया है, बाकी कंपनीज के गवर्नमेंट लेवल पे तो डेफिनेटली वो ऑप्शंस नहीं, जितना भी हम गलत चीज कर रहे हैं तो उसका पेनल्टी जो भी रूल्स है उसके हिसाब से वो होता है। बाकी इसका पॉजिटिव वे जैसे बात कर रहे थे, सर भी बात कर रहे थे, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन एक एस्पेक्ट है। बट आजकल जो एचआर का टूल है वो है कि आपके जो एनुअल इंक्रीमेंट्स हैं या एनुअल अप्रेजल सिस्टम है उसी का पार्ट बना दिया गया है, जिससे कि ये डिस्पैरिटी ना रहे कि इट इज़ फॉर समबडी स्पेशल। कि ऐसा नहीं है कि पेनल्टी वो भी पेनल्टी है, अगर आपको इंक्रीमेंट थोड़ा कम मिला या ज़्यादा मिला या रिवॉर्ड मिला, वो भी एक पेनल्टी या रिवॉर्ड है। तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन होती है, ये टॉपिक डिस्कस किया जाता है कि आपकी सेफ्टी परफॉर्मेंस क्या है। अब कई लोग समझ नहीं पाते कि सेफ्टी परफॉर्मेंस, अब मैं सुपरवाइजर हूँ, मेरे को तो कोई काम ही नहीं ऐसा करना जहाँ पे मेरी सेफ्टी परफॉर्मेंस आएगी, लेकिन उसके रोल्स उसको पता ही नहीं है शायद, तो उसके बारे में जानकारी करनी पड़ेगी। तो वो एक टॉपिक है जो और ज़्यादा ग्रो कर रहा है आने वाले टाइम में। सेफ्टी हर बंदे के जेडी में सेफ्टी कंसीडर होती है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बंदे की है। इसकी अपनी वैल्यू हो जाती है, जो आप कह रहे हैं ना बड़ी चीजें ऊपर जाकर वैल्यू हो जाती है। डिपेंड है एक मैंने कौन से स्टेज पे है इम्प्लीमेंटेशन की। आपकी बात सही है, फिर जहाँ नहीं है जब स्टार्ट करेंगे तो कई चीजें डाली होती है, पर एक मैच्योरिटी लेवल पे आने के बाद फिर नहीं होती है। हमारे यहाँ भी बताओ सारे बात करें बेसिकली डीआरए में एडेड है, डीआरए में ही ज़्यादातर चीज़ें आज की डेट में ये टूल एचआर वाले लेके आते हैं। इसमें 2 फैक्टर अगर आपने नाम अप्रेजल सिस्टम में ये करते हैं सब कुछ। एचआर वालों को शायद आपको सुना होगा, एक लीडिंग फैक्टर हम मॉनिटर करते हैं, एक लैगिंग फैक्टर। लीडिंग फैक्टर क्या है कि वो हर एक पर्सन को टारगेट होता है कि आपको इतनी ट्रेनिंग अटेंड करनी है, इतने आवर्स करने, दैट इज द लीडिंग फैक्टर। फिर आपको इतने अनसेफ ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट करने हैं, हर एक कंपनी वाइज होता है, हर एक में नहीं होता है। वैसे अलग अलग लीडिंग फैक्टर्स होते हैं कि आपको इतने, अगर हायर लेवल में तो आपको इतनी ट्रेनिंग करनी है महीने में या साल में, इतने आवर्स की ट्रेनिंग करनी है।
लैगिंग में आता है कि आपका नियर मिस कितने हुए आपके डिपार्टमेंट में या आपके एरिया में, कितने एक्सीडेंट्स हुए, कितने स्पिलेज के केस हुए, ये सब लैगिंग फैक्टर में आता है। तो दोनों को लेके कैलकुलेशन करके उसका परफॉर्मेंस डिसाइड किया जाता है। जो सर बता रहे हैं वो आजकल KRA या KPA हम जो भी बोलते हैं अच्छा टूल है, और दोनों चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। पेनलाइज हो रहा है बिकॉज लैगिंग होगा, नियर मिस आपके एरिया में हुआ तो आपका माइनस हो जाएगा स्कोर। अगर आपने अच्छा काम किया है, टारगेट अटेंड करना है ट्रेनिंग, या आपने ऑब्जर्वेशन सेफ्टी ऑब्जर्वेशन करने हैं पूरे किए हैं, ज़्यादा किए तो आपको परसेंटेज में ज़्यादा भी मिल सकते हैं कंपनी की पॉलिसी पे। तो इस तरह से अवार्ड एंड रिवॉर्ड एंड पेनलाइजेशन आजकल अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है। ये गवर्नमेंट लेवल पे अलग अलग पेनल्टी है। बेसिकली गवर्नमेंट में क्या है, बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच है, ऐसे हम देखा जाए तो। और मैंने तो खासकर लाइजनिंग सेंट्रल लेवल पे किया है, खासकर एनवायरनमेंट के रिलेटेड अप्रूवल्स में। सबसे पहले वो लोग आपको नोटिस देते हैं, नोटिस पे नोटिस, उसमें आपको जवाब देना है। हम ब्यूरोक्रेसी प्रोसीजर अभी की छोड़ दें अगर, तो प्रैक्टिकल जो रियलिटी है कि उसमें आपको जवाब देना है, जस्टिफाई करना है। अगर आप प्रॉपर्ली जस्टिफाई नहीं करेंगे देन आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी ज्यादातर केस में। बहुत एबनॉर्मल कंडीशन है तो बात अलग है, जैसे एक कंपनी में एक साथ 50 लोग या 40 या 30 लोग मर गए हैं तो फिर वो नहीं होता है। बट इवन इन केस ऑफ सिंगल फैटेलिटी भी तो आपको नोटिस आता है, पहले आपको भी जवाब देना होता है। और उसके बाद में ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जैसे एक मेरा केस था, मतलब आपको केस स्टडी की तरह मैं शेयर करता हूँ। एक कंपनी में मैं जॉब करता था, वहाँ पे उन्होंने इसका एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए अप्लाई किया था नए प्रोडक्ट्स के लिए, और बहुत सारे उसमें एरर्स थे, कंपनी में बहुत सारे इश्यूज थे। तो जब मैंने लाइसेंस स्टार्ट किया तब पर्टिकुलर जो ऑफिसर्स होते हैं स्टेट लेवल पे, उन्होंने मुझे बताया कि सर ये फाइल इतना खराब था कि बोले हम ये सोच रहे थे, 3-4 ऑफिसर्स मिलकर बैठा रिव्यू किया, ऐसे एक जने को ही डिसीजन लेना होता है कि बोले इतना खराब फाइल है कि अगर बंद कर दिया तो कंपनी बंद हो जाएगी। मतलब उनका ये अप्रोच होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम नेगेटिव ही होते हैं, एक प्रोसीजर है। फिर जब हमने इनिशिएट किया, उन्होंने कहा वैसा करते गए तो चीजें क्लियर भी हो गई। तो मतलब गवर्नमेंट का हम जो ऑलवेज हमारा ये इमेज रहता है कि हाँ इन बिटवीन जो चीजें हैं वो है, वो एक फैक्ट है, जो भी आजकल एक ट्रेंड है उसको मैनेज करने का। बट उनका जो अप्रोच इन जनरल ये रहता है कि आपको पहले नोटिस देना है, बाद में उसका जवाब आएगा फिर उसको आगे एक्शन करना है। बाकी चीजें हैं, आप समझ रहे हो, वो बाकी चीजें हैं, बट ये रियलिटी है और ये प्रोसीजर करनी होती है। तो बेसिक्स वो है इसका जो ये पर्टिकुलर चैप्टर का है। तो ये कोड की बात है। 1:30 बजे ब्रेक हो गया है आपका, तो मैं क्विकली 2 मिनट में कर देता हूँ कंप्लीट। ये बेसिकली 13 जो रूल्स हैं ये आए हैं ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ कोड में टोटल मिला के, जैसा कि फैक्ट्री है के माइंस है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इंटरस्टेट माइग्रेट का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्लांट, ये सब मिला के टोटल 13 रूल्स एक अम्ब्रेला के अंदर लेके उसको कंबाइन बनाया है। 2020 में रिलीज किया था, उसके बाद में अभी भी कुछ सजेशंस के बाद में रिविजन आ रहे हैं, बट हिमाचल पंजाब में अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। मेजर डिफरेंस इसमें जैसे हमने बताया था कि 48 आवर्स का ही टाइम है, बट आपको 12 आवर्स का, पहले 8 घंटे का था, 12 आवर्स का ड्यूटी का परमिशन है। ESIC का भी बड़ा है सर इसमें। ESI में एनरोलमेंट जो ग्रॉस सैलरी 42,000 तक रहेगी ना जिसकी, तो उसका हाफ बेसिक सैलरी 21,000 कंसीडर होगा और वो बंदा ESI में एनरोल होगा। मतलब बेसिक सैलरी का डेफिनेशन दे दिया कि 50% बेसिक सैलरी होना चाहिए, टोटल सैलरी का ग्रॉस का, वो एक मेजर चेंज है। फिर वर्किंग आवर्स का तो सेम है जैसे बताया था, ओवर टाइम टू जो स्टैंडर्ड है। वुमन का जो परमिशन है नाइट में जो पहले नहीं था, हाँ, वो इसमें दिया है। बस फैसिलिटी के साथ लेडी कार्ड, हाँ वो होना चाहिए। कंडीशंस है, सब्जेक्ट टू लिखा है, ये काफी टाइम से है सर, अभी नहीं हुआ ये। कॉल सेंटर्स में तो पहले भी चल रहा था। 2020 में
नहीं आया है सर, बट कॉल सेंटर्स वगैरह जो सर्विस इंडस्ट्रीज है उसमें तो ऑलरेडी चल रहा है। फैक्ट्रीज में अब आया है, बद्दी में सर्विस इंडस्ट्री में पहले कंपनी में अब चल रहा है ना यार, पहले थोड़ा चल रहा है बस। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑलरेडी हेल्थ सर्विस का है, डिजिटल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग। डिजिटल का जो है वो स्टार्ट हुआ इसमें सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर एस्टैब्लिशमेंट, कॉमन लाइसेंस जितने भी पहले अलग अलग होते थे, कॉमन लाइसेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट्स टू ऑनलाइन सिस्टम। अभी सर इसमें जो नया कोड है ना, इसमें एक और चेंज आया है कि अगर जैसे मान लो ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी ना, पेनल्टी ऑक्यूपायर को ही लगती थी। अब अगर हमारी कंपनी में थर्ड पार्टी कोई काम करने आ रही है तो वो अगर कोई इंसिडेंट होता है वो थर्ड पार्टी की वजह से, देन थर्ड पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्सीडेंट और एनी काइंड ऑफ हैपनिंग। वो अब ऑक्यूपायर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा। अब कोई ऑक्यूपायर तो रिस्पॉन्सिबल है ही है, ओवरऑल हुआ है, बट वो थर्ड पार्टी को आप पेनलाइज कर सकते हैं, बट ऑक्यूपायर इज स्टिल रिस्पॉन्सिबल। जैसे सर फायर का काम किया, फायर में आग लगी, सपोज दैट आपका करोड़ में आपको नुकसान हो गया, तो जिसने काम किया वो भी आएगा सर डायरेक्ट, वो इन्वेस्टिगेशन में आएगा सर, इन्वेस्टिगेशन में आएगा तो सर हैंडकफ भी लगेंगे उसको। लेकिन कंपनी के ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज नहीं होती। पहले ऑक्यूपायर को हैंडकफ लगते थे, अब हैंडकफ उसको भी लगेंगे। उसको भी लगेंगे, ऐड ऑन है, बट ऐसा नहीं है कि ऑक्यूपायर एग्जम्प्टेड हो गया। नहीं, एग्जम्प्टेड नहीं है तो है ही, देखो उसकी कंपनी है सर, वो तो होगा ही। तो हम चाहे 4 बजे कर लो सर, लगवा दूं चाहे? नहीं 4 बजे करते हैं, 4 बोल देता हूँ। चलो देखते, चाय नहीं आती तब तक किसी का क्वेश्चन आंसर है एक्चुअली। हाँ मैं वो पूछने गया कि चाय आ गई है कि नहीं, वो आगे तो फिर कर लेते हैं जैसे यही कर देंगे तो नहीं, अगर यहाँ पे सर्व करना सीट पे तो वो कर बेटर है, हम डिस्कस करते हैं। आपको किसी को रिलैक्स होना है या सीट पे बैठे बैठे अगर जाना है तो 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो।